हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर यानी मॉडल सेट से लिया गया है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और पिछला ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो बोर्ड एग्जाम में दोबारा पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को डील करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ कमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा के NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, यानी NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। आपके सामने ऑप्शन रखा गया पिंड केंद्रित, फलक केंद्रित, या फिर चतुष्कोणीय, या फिर सरल घनाकार। ये जो होती है फेस सेंटर्ड होती है, यानी फलक केंद्रित होती है। और आप जानते हैं कि फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है। 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहने के साथ साथ 6 जो फलक होता है, यानी 6 जो इसका सतह होता है, उस सतह के केंद्र पर 6 एटम उपस्थित रहता है। एक सतह के केंद्र पर एक एटम उपस्थित रहता है, तो 6 सतह के केंद्र पर 6 एटम हो गया। उसके बाद इसका जो योगदान होता है 1/2 होता है। 1/2 × 6 प्लस 1/8 × 8, यानी कॉर्नर पर जो एटम उपस्थित रहता है उसका 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है। तो टोटल कितना हो जाएगी? 3 इधर हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, टोटल 4। अगर योगदान की बात की जाए, एफसीसी में कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, तो टोटल एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 4 होता है। अगर टोटल नंबर ऑफ लेटिस साइड्स की बात की जाए, तो टोटल परमाणु की अगर बात की जाए तो टोटल परमाणु कितने होते हैं? 14 होते हैं। 8 कॉर्नर पर और 6 फलक पर, 6 और 8 कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का रहा कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। समन्वय संख्या किसको कहते हैं? यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, ये एक एटम जितना अदर एटम से कनेक्टेड रहता है, यानी एक एटम जितना अदर एटम से कनेक्टेड रहता है, उस संख्या को उसकी कनेक्टेड रहता है, उसकी संख्या को उस एटम का क्या कहते हैं? CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल के रूप में थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ एक एटम है, दूसरा एटम है, या तीसरा एटम है, या चौथा एटम है। ठीक है, यहाँ चौथा एटम है। अब देखिए ये जो एटम है, ये वाला एटम, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए ये वाला एटम, ये कितना एटम से कनेक्टेड है? ये एटम आप देखेंगे तो ये एटम ये से, दूसरा एटम इससे, और ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी ये जो कनेक्शन है 2 एटम से है। ठीक है, इसी तरह से होता है कि एक एटम जितना अदर एटम से कनेक्टेड रहता है, उसकी संख्या उस एटम की क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी CN कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि क्रिस्टल यानी CaF2 CaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। CaF2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, क्योंकि इसका परमाणु जो संख्या होता है वो 8 एटम से कनेक्टेड रहता है। तो लेकिन यह कह रहा है कि घनाकार संरचना पिंड केंद्रित परमाणु की जो समन्वय संख्या होती है वो 8 के बराबर होती है। कितना होती है? 8 के बराबर होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है वो कितना होती है? नंबर ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर्स। ये आपको बताया गया है। मूल क्रिस्टल संरचना को जो बेसिक टाइप्स होते हैं वो कितना होते हैं? आपको बताया गया था, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सारा चीज आपको बताया गया था। टोटल 7 प्रकार का बताया गया था। कितना? यानी क्रिस्टल सिस्टम जो होता है कितना होता है? टोटल 7 होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ख में जो दिया है वो राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण की जो दर होती है किसके द्वारा बढ़ता है? यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो किसके द्वारा बढ़ता है? तापक्रम घटाकर, या फिर तापक्रम बढ़ाकर, या फिर दाब घटाकर, या फिर सतह क्षेत्रफल घटाकर। ठीक है, तो ये जो बढ़ता है ये बढ़ता है तापक्रम घटाकर। किससे? यानी तापक्रम को घटाने से क्या होता है कि भौतिक अधिशोषण, जिसको फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं, वो क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है, मतलब इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है। कब? यानी डिक्रीज द टेम्परेचर। कब? डिक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, यानी तापक्रम घटाकर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 4th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है। वेग स्थिरांक के का मान किस पर निर्भर करता है भाई? 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया वेग स्थिरांक के बारे में। आप जानते हैं के बराबर कितना होता है? मोल पर पावर n लीटर पर पावर n-1 पर सेकेंड। इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, मतलब n जहां इंडिकेट करता है वो नंबर ऑफ ऑर्डर को इंडिकेट करता है, यानी कोटि की संख्या को इंडिकेट करता है। तो वेग स्थिरांक के का मान जो निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है? सिंपल सी बात है, ये जो निर्भर करता है ये तापक्रम पर निर्भर करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 5th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लोहा एक क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है, या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, या फिर फेरी चुंबकीय पदार्थ है, या फिर फेरी चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, फेरो और फेरी चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएंगे फेरो चुंबकीय पदार्थ। क्या हो जाएंगे? यानी फेरो मैग्नेटिक पदार्थ हो जाएंगे। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा। क्वेश्चन करा कि आर्हेनियस का जो समीकरण है वो क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन का जो समीकरण होता है, आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो क्या होता है? आपको ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट आपको पूछ दिया गया
आपके सामने ऑप्शन रखा गया, ठीक है। तो ये जो होता है के बराबर होता है ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्या हो जाएगा? माइनस ई ए बाई आर टी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आर्हिनीय समीकरण ये किसको दर्शाता है? आर्हिनीय समीकरण आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है? वाष्प दाब, या फिर परासरण दाब, या फिर कवथनांक में उन्नयन, या फिर टिभांक में अवनमन, ठीक है। तो इसमें जो है आपको चूज करके निकालना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है। तो यहाँ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होंगे वो होंगे वाष्प दाब। वाष्प दाब जो होता है यानी वेपर प्रेशर जो है वो एक प्रकार का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, यानी विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड इन, किस में होता है? विद्युत शोधन में, या फिर विद्युत लेपन में, या फिर क और ख दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो यूज होता है विद्युत अपघटन का जो यूज होता है यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का जो यूज होता है वो किस में होता है? तो ये जो होता है ये होता है विद्युत शोधन में भी और विद्युत लेपन में भी होता है। किसमें? विद्युत शोधन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रो प्लेटिंग बोथ, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। यानी 9th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा। क्वेश्चन का कि जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं। जल में जो साबुन के कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप इन वाटर इज क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं, अनावेशित होते हैं, या फिर धनावेशित होते हैं। ऋणावेशित एवं धनावेशित दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ऋणावेशित होते हैं, यानी जल में जो कोलाइडी कण होते हैं, साबुन के जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है वो क्या होते हैं? वो चार्ज की दृष्टि से क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं, यानी निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा। क्वेश्चन करा कि दूध है यानी मिल्क जो है वो कैसा है? तेल में वसाओं का डिस्पर्सन, या फिर जल में वसाओं का डिस्पर्सन, या फिर ऑप्शन सी में आपको दिया गया है वसाओं में जल का डिस्पर्सन, या फिर तेल में जल का डिस्पर्सन। तो दूध जो एग्जांपल है वो है जल में वसाओं का डिस्पर्सन, ठीक है। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 11th नंबर क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि CH3 का CH3 का पूर्तिरोधी प्रभाव, ठीक है, यानी द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CH3 इज ड्यू टू 7, ठीक है। ये किसके कारण होता है? CH3 के कारण, या फिर मुक्त आयोडीन के कारण, या फिर आयोनों के कारण, या फिर आयोडीन और CH3 दोनों के कारण, ठीक है। तो ये जो होता है ये ऐसा गुण क्यों पाया जाता है? इसमें होता है कि फ्री मतलब फ्री यानी फ्रीली ये होता है, मूव होता है, यानी लिबरेशन ऑफ फ्री आयन, लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन जो है CH3 का पूर्तिरोधी प्रभाव का कारण है। द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CH3 इज ड्यू टू 7 लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, ठीक है। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 12th नंबर क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट बनता है और आप लोगों को सारे क्वेश्चन से सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन, यानी क्वेश्चन क्या करा है 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आप पढ़े हैं, तो यहाँ आपको राइट आंसर चूज करके निकालना है। आप आईयूपैक नाम पढ़े हैं, यानी आईयूपैक नोमेनक्लेचर आप पढ़े हैं, तो यहाँ जो अल्काइल हैलाइड हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें CF2Cl2 का उपयोग जो होता है वह किस में होता है? CF2Cl2 का उपयोग होता है एक प्रतिरोधी के रूप में, या फिर कीटनाशी के रूप में, या फिर पीड़कहारी के रूप में, पीड़ाहारी के रूप में, या फिर प्रतिशक के रूप में, ठीक है। एंटीसेप्टिक, इंसेक्टिसाइड, या फिर एनाल्जेसिक, या फिर रिफ्रिजरेंट। तो ये जो CF2Cl2 का इस्तेमाल जो होता है, इसका जो यूज़ किया जाता है, इसका प्रतिशक के रूप में यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी पर शीतक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है CF2Cl2 का, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, यानी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है कौन सा प्रोसेस से? भाई द अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल बाय कौन सा मेथड? एलिमिनेशन के द्वारा, या फिर डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा, या फिर एडिशन के द्वारा, या फिर सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो बदला जाता है ये सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, किसके द्वारा? सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अब देखिए 16 क्वेश्चन कह रहा है कि ल्यूकास परीक्षण का उपयोग होता है। ल्यूकास परीक्षण का उपयोग कहां होता है भाई? वही आपको चूज करके निकालना है। ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, यानी सॉरी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको राइट आंसर चूज करना है। 16 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो यूज होता है अल्कोहलों के विभेद में, यानी अल्कोहल में कैसे डिफरेंस किया जाता है, अल्कोहल में कैसे मतलब डिफरेंस लाना है, क्या डिफरेंस होती है, उसको विभेद करने में ल्यूकास परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यानी ल्यूकास टेस्ट जो है
इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा? फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा भाई? फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर एसिटल्डिहाइड या फिर एसीटोन या फिर ईथर या फिर अमाइन। तो ये जो धनात्मक होगा फेलिंग परीक्षण यानी फेलिंग टेस्ट जो धनात्मक होगा वो किसके लिए होगा? ये एसिटल्डिहाइड के लिए होगा। किसका? एसिटल्डिहाइड के लिए ये जो परीक्षण होता है फेलिंग परीक्षण फेलिंग टेस्ट ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी सबके लिए निगेटिव होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन नहीं होगा? एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन के बारे में आप पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन? ऑप्शन आपके सामने एसिटल्डिहाइड या फिर प्रोपेनल्डिहाइड या फिर बेंजिल्डिहाइड या फिर ड्यूटेरो एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ जो होगा इसमें जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा वो कौन सा होगा वो आपको चूज करके निकालना है 18 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ जो होगा बेंजिल्डिहाइड में एल्डोल संघनन जो होता है एल्डोल कंडेंसेशन देखने को नहीं मिलता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, यानी बेंजिल्डिहाइड में एल्डोल संघनन जो होता है वो नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, यानी द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक चैप्टर ही होता है आपका 12th का केमिस्ट्री में। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप पढ़े हैं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने रखा गया CXH2OY या फिर CXH2Y या फिर COXH2Y या फिर CO2H2O। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है, देखिए ये जो होता है CXH2OY। ठीक है, CXH2OY ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन करा है कि ग्लूकोज का वलय संरचना में कायरल कार्बनों की जो संख्या होती है वो कितना होती है? ग्लूकोज का वलय संरचना में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। 2 होती है, 3 होती है या फिर 4 होती है या फिर 5 होती है? 20 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो होती है टोटल 4 होती है, यानी ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? टोटल 4 होती है। सबसे पहले आप C6H12O6 का क्या करेंगे? ग्लूकोज का जो है उसका ओपन स्ट्रक्चर करेंगे। ओपन स्ट्रक्चर करने के बाद हम क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे कि कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो कायरल कार्बन जिसको कहते हैं जैसे कि अदर डिफरेंट टाइप के एटम से जुड़े हुए रहते हैं, मतलब सेम टाइप के एटम से नहीं जुड़े हुए रहते हैं, उसको कहते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज में जो टोटल कायरल कार्बन की संख्या होती है वो कितना होती है? 4 होती है। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन करा कि किस ग्रुप के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? P ब्लॉक या फिर S ब्लॉक या फिर D ब्लॉक या फिर F ब्लॉक? किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है भाई? 21 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जो D ब्लॉक को कहा जाता है, D ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन करा कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप के सदस्य हैं? यानी सोडियम इज अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप इज इन पीरियडिक टेबल। ठीक है, यानी सोडियम जो है किस का मेंबर है? कौन सा पीरियडिक टेबल का कौन सा ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप 1A या फिर ग्रुप 2A या फिर ग्रुप 4A या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम आवर्त सारणी के में जो आता है, यानी आवर्त सारणी में जो आता है ये आता है आपका ग्रुप 1A का ग्रुप में आता है, यानी इसी का ये सदस्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जेनन टेट्राफ्लोराइड का जो आकार होता है वो कैसा होता है? द शेप ऑफ जेनन टेट्राफ्लोराइड। सिंपल सी बात है, जेनन टेट्राफ्लोराइड जो होता है बीच में एक्स ही होता है, जेनन होता है, बाकी 4 जो होता है 4 एटम उसका जो होता है F कनेक्टेड रहता है। 4 F पर मतलब 4 कोना पर उसका F रहता है। तो ये किस प्रकार का होगा? 23 नंबर क्वेश्चन। तो ये एक प्रकार का स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर का बनता है। ठीक है, ना ये चतुष्फलकीय होता है ना ही लिनियर होता है, ये स्क्वायर प्लेनर बन जाता है, मतलब स्क्वायर के जैसा हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जेनन टेट्राफ्लोराइड, द शेप ऑफ जेनन टेट्राफ्लोराइड इज स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा होगा। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में कौन पाया जाएगा? जिसकी क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी सीरीज काफी कम होगी। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर काफी कम होगा, काफी नीचे आएगा। जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया है पोटेशियम CaNaMgAlZn FeSn Pb हाइड्रोजन Cu Hg Ag Au Pt। थोड़ा सा आप याद कीजिए, सीरीज आपको याद होना चाहिए। पोटेशियम CaNaMgAlZn FeSn Pb हाइड्रोजन Cu Hg Ag Au Pt। Au Pt सबसे नीचे आया। ठीक है, Au का मतलब होता है ऑडम यानी गोल्ड की बात की जा रही है, और Pt यानी प्लेटिनम, तो सबसे नीचे आया। मतलब इसका रिएक्टिविटी जो होता है इसका कम होता है, क्रियाशीलता इसका कम होता है। जिसकी क्रियाशीलता कम होता है वो
वो प्राकृतिक अवस्था में मुक्त अवस्था में रहता है। ठीक है, तो Au आया, आपका Pt आया, यही दोनों ऑप्शन में आपका होना चाहिए। क्या दिया है, सोडियम या फिर लोहा या फिर जिंक या फिर सोना, तो सोना हो जाएंगे। Au का मतलब क्या होता है, सोना। अगर यहाँ आपको Au नहीं देता, अगर Pt देता तो आपको Pt करेक्ट करना पड़ता। ठीक है, नहीं Pt आपको आंसर चूज करना पड़ता। तो Au क्या है, मतलब Au की जो होती है मुक्त अवस्था में पाई जाती है और हम कहते हैं इसको गोल्ड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिख रहा होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट। ठीक है, कार्बन या फिर कैल्शियम या फिर जिंक या फिर लोहा। तो क्षारीय भूमिज जो तत्व हैं वो कौन सा है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो वो क्या है, क्षारीय भूमिज तत्व है, क्षारीय भूमिज तत्व है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु जो होता है वह साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है। विच वन ऑफ द मेटल इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, जिंक या फिर पारा या फिर सोडियम या फिर जल। तो सिंपल सी बात है, Hg जिसको बोलते हैं हाइड्रारजायरम बोलते हैं, यानी जिसको पारा बोलते हैं, इसका जो होता है ये साधारण ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर कमरे की ताप में जो होता है वह द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसी का पारा मतलब काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे मतलब 8th क्लास से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस तरह से 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब देखिए आपको आयुपेक नाम पूछा जरा, आयुपेक नाम आपको पूछा जरा, यहां देखिए आपको आयुपेक नाम पूछा जरा 27 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे कि यहां आपको अल्कोहल ग्रुप इधर लगा हुआ, एक अल्कोहल ग्रुप यहां आपका लगा हुआ, दूसरा अल्कोहल ग्रुप आप यहां लगा हुआ। ठीक है, तो कार्बन की संख्या कितनी है, मेथ ईथ। ठीक है, तो दो कार्बन हुआ तो एक के लिए मेथ यूज होता है और दूसरा कार्बन, दो कार्बन हो तो उसके लिए ईथ यूज होता है। मेथ ईथ मतलब सिंगल बॉन्ड है, ईथ के दो मतलब दो कार्बन है, पहला कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन आपका यहाँ। ठीक है, दूसरा कार्बन आपका यहाँ। ठीक है, तो दोनों कार्बन के लिए हम दो यूज कर लिए, ईथ यूज कर लिए। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, क्या होता है, एन, ANEN। ठीक है, तो कार्बन एन यूज होता है। अब देखेंगे कि ये जो है मेरा अल्कोहल कहाँ कहाँ उपस्थित है। पहला जो है 1 में उपस्थित है, तो यहाँ क्या करेंगे 1 करेंगे 1, उसके बाद दूसरा में भी, दूसरा कार्बन में भी यहाँ जो है O लगा हुआ, यहाँ पे भी O लगा हुआ, तो मतलब ये दूसरा कार्बन के साथ भी जो है O लगा हुआ, तो यहाँ करेंगे 1 2 मतलब 1 2 मतलब पहला कितना ग्लूकोज है, सॉरी कितना यह है, मतलब अल्कोहल है, अल्कोहल का मूलक है, कितना मतलब फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, तो वो 2 लगा हुआ, 2 के लिए हम लोग डाई यूज करते हैं, कितना डाई यूज करते हैं। इसका जो होता है मूलक होता है कितना, ऑल होता है, अल्कोहल के लिए ऑल, तो डाई ऑल। ठीक है, इथेन 1,2 डाई ऑल, नाम क्या हो गया, इथेन 1,2 डाई ऑल। तो इथेन 1,2 डाई ऑल किस में दिया गया है आपका 27 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन बी में दिया है, यानी इथेन 1,2 डाई ऑल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल इजी होता है नोमेनक्लेचर, बिल्कुल इजी, थोड़ा सा समझ जाइए। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, जिसको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो वो नोमेनक्लेचर में उनको कहीं परेशानी नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि प्रतिरक्षी सॉल होते हैं, कैसे होते हैं भाई, विलायक से नहीं होते या फिर विलायक रोधी होते, कौरको दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो होते हैं विलायक से नहीं होते, क्या होते हैं, विलायक से नहीं होते, नहीं ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, लगभग 1 से लेकर के हम लोग 28 क्वेश्चन कवर किए, और सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ऑफिशियल मॉडल पेपर से जो होता है वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में खास करके कि पिछला ईयर का क्वेश्चन जो होता है वो वही उठा के पूछ दिया जाता है सेम टू सेम। ठीक है, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर वो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छा मटेरियल से भी होना बहुत जरूरी होता है, अच्छा मटेरियल से होना बहुत जरूरी होता है। पढ़ते तो सब कुछ है, लेकिन जो थोड़ा सा इफेक्टिव नॉलेज रखता है वो अच्छा तरह से इफेक्टिव आंसर दे पाता है बोर्ड एग्जाम में और अच्छा नंबर लेके आ जाता है। लेकिन आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से सिर्फ मतलब थोड़ा ना होता, आप थोड़ा सा पढ़िए कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो होता है बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाता है। अगर आपको पहले ही गाइडलाइन से मालूम हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप क्या मतलब आपके अंदर एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आप वहाँ एक तरह से अटेंशन हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में तैयारी एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।